जी बेटा, हसनैन आवाज, सॉरी अलियान, आपको आवाज आ रही है बेटा? अलीना जी सर, जी सर। आ रही है। हमारा आपको आवाज आ रही है बेटा? हमारे जावेद अनम्यूट करें अपने आप को। आवाज आ रही है आपको बेटा? यस सर, आ रही है। ओके, बस 1 मिनट हम वेट करेंगे बेटा, 2-4 बच्चे और ऐड हो जाएं, फिर उसके बाद हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ओके जब सर। तक कुछ पिछली बातें हो जाए बेटा, हम इससे पहले 1.1 तो पूरी कर चुके थे बेटा, 1.2 कर रहे थे जब हमारा ये सिलसिला फिजिकल क्लासेस का मुनक़ते हो गया था। तो उसके बाद हम 1.2 के अंदर हमने कुछ ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था, जिनमें हमारे पास ऑपरेशंस थे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सेमेटिक डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके अलावा हमने सेट्स की रिलेशंस भी पढ़ी थी, यानी 2 सेट्स का आपस में ताल्लुक क्या होता है। मिसाल के तौर पर डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं, सबसेट्स होते हैं, और हर एक का बिहेवियर अलग अलग होता है। अब हम आ रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। 1.2 का कुछ हिस्सा तो हमने फिजिकल क्लासेस में किया था, लेकिन मैं स्टार्ट से 1.2 आपको करवा रहा हूँ, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, कुछ याद है आपको आपने कहाँ तक की थी 1.2? क्वेश्चन 6 तक या 7 तक? नहीं याद, चले कोई बात नहीं, अब शुरू से करते हैं पूरी क्लास। ठीक है, चलें, आप रेडी हो जाएं आप लोग। बस एक ख्याल रखिएगा, अपने माइक को गैर ज़रूरी मत छेड़िएगा। ठीक है, और अपने दरवाजे वगैरह घर के बंद रखिएगा, ताकि कोई एक्स्ट्रा आवाज़ें रिकॉर्डिंग के अंदर ना आ सकें। एक्सरसाइज है हमारी 1.2, इसके अंदर हमें ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में पढ़ना है बेटा। हमारे पास मुख्तलिफ सेट्स दिए होंगे और उनके अंदर हमें मुख्तलिफ ऑपरेशंस करने होंगे। यहाँ पे इस वक्त जो हमें सेट दिए गए हैं वो 3 हैं। एक ए सेट हमें दिया है FACE, बी दिया हुआ है EGDF और यू दिया हुआ है ABCDEFG। ए और बी जो है वो अरेंज नहीं है। अगर आप कोशिश करें कॉपी में जब लिखें इसको, तो इसको अरेंज करके लिखिएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेहा, अगर हम यहाँ देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो हमें यूनिवर्सल सेट चाहिए होता है। ऊपर यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है ABCDEFG। ठीक है, अब अगर हमें यूनिवर्सल सेट का किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना होता है तो उसको हम क्या करते हैं, हम बेसिकली उसका डिफरेंस मालूम करते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ। याद रखिएगा, यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट से डिफरेंस नहीं हो सकता, बल्कि उस सेट का डिफरेंस यूनिवर्सल सेट्स होता है। यानी यू में से कोई सेट माइनस होगा, किसी सेट में से यू कभी भी माइनस नहीं होता, ये ख्याल रखिएगा। यहाँ पे हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, लिहाजा हम लिखेंगे यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है ABCDEFG, ये हमने यूनिवर्सल सेट लिख दिया बेटा। माइनस के बाद हमने ए सेट लिखा, ए सेट हमारे पास ऊपर दिया हुआ है FACE, वो लिख लिया। इसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के लिए या माइनस करने के लिए आसान तरीका में ये अडॉप्ट करते हैं कि जो सेकंड सेट के अंदर जो एलिमेंट मौजूद होते हैं वो एक में उन पर क्रॉस लगा देते हैं। तो सेकंड सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं ACEF। तो यहाँ हमने यूनिवर्सल सेट के ऊपर ए और सी और ई और एफ पे क्रॉस लगा दे, यानी जब हम आंसर लिखेंगे तो ये क्रॉस वाले एलिमेंट नहीं लिखेंगे, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो लिखेंगे। रिमेनिंग एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में हमारे पास बच रहा है बी, डी और जी। इसका हम जो सेट बनाएंगे ये कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? साथ साथ मुझे जवाब देते रहिएगा ताकि मुझे पता रहे। नेहा, बात समझ आ रही है बेटा आपको? यस सर। ओके, इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, लिहाजा हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए सेट हमारे पास है FACE, इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन बनेगा और उसके बाद हम बी सेट लिखेंगे EGDF। ठीक, अब इंटरसेक्शन में क्योंकि हमें कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं, लिहाजा दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उनके ऊपर हम एक स्टेरिक बना लेंगे। तो हमारे पास दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट नजर आ रहा है वो ई और एफ है, लिहाजा ई और एफ पर हमने स्टेरिक बना लिया। और इन दोनों स्टेरिक वाले एलिमेंट्स को या कॉमन एलिमेंट्स को हम एक तरतीब में लिखेंगे, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा EF। ओके, ओके सर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। जब भी हमारे पास एक से ज्यादा कंपोनेंट फाइंड करने होंगे तो जो अननोन चीजें हमारे पास ऑलरेडी होंगी वो हम फाइंड करेंगे। यहाँ हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो जब तक हमारे पास ए यूनियन बी नहीं होगा हम उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते। लिहाजा हम ये काम करेंगे कि सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे।
तो हम पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी हमारे पास आएगा, ए सेट है FACE, यूनियन का साइन। ख्याल रखिएगा यूनियन और यूनिवर्सल के सेट में फर्क रखिएगा, साइन में फर्क रखिएगा। ये EGDF हमारे पास बी सेट आ गया, दोनों में कॉमन एलिमेंट है E और F। हमें यूनियन लिखना है तो हमें कॉमन भी लिखने होते हैं, नॉन कॉमन भी, लिहाजा अब जितने एलिमेंट हैं स्टेरिक के अलावा वो सारे अब अरेंज करके लिखेंगे। तो 4 एलिमेंट ए सेट में बच रहे हैं और 2 हमारे पास बी सेट में बच रहे हैं, तो टोटल आ रहे हैं ACDEF यानी 6 एलिमेंट। ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी। अभी आधा सवाल हमारा हल हुआ है, यानी हमें जो अननोन कंपोनेंट था वो फाइंड किया है, और अब जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के लिए हम इसको पहले लिखेंगे यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी होल। होल मीन ब्रैकेट लाजमी आएगा, अगर अब यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन के स्टेटमेंट देखते ही एग्जामिनर आपका क्वेश्चन कट कर देगा सिर्फ इस ब्रैकेट के ना होने की वजह से। तो ये ब्रैकेट यहाँ पे लाजमी लिखना है, ध्यान रखिएगा। सॉल्व करते वक्त हमने सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखा ABCDEFG, उसके बाद माइनस कॉम्प्लीमेंट के लिए, और बी ए यूनियन बी का सेट ऊपर हमने निकाला है ACDEFG, ये लिख लिया। अब सेकंड सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सब एलिमेंट्स के हिसाब से यूनिवर्सल सेट में हम क्रॉस लगाएंगे, तो वो है ACDEF और G, इस पे क्रॉस आ जाएगा। हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट यहाँ पे बच रहा है और वो है बी। ये जो बी एलिमेंट हमारा बचा है ये हमारा आंसर होगा, लिहाजा हम लिखेंगे सेट बी। यूँ हमारा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट पूरा हो जाएगा। फिर दोबारा बात को दोहरा दूं आपके लिए बेटा कि पहले जो अननोन चीज़ें होती हैं क्वेश्चन में पहले फाइंड की जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास ए यूनियन बी मौजूद नहीं है, जब तक ए यूनियन बी नहीं होगा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, लिहाजा पहले हमने ए यूनियन बी निकाला है, उसके बाद हमने उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला है। ओके, चले आगे। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। जब हमारा बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो फिर हम उसको ए के साथ इंटरसेक्ट कर सकेंगे। लिहाजा बी कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले हमने निकाला यूनिवर्सल माइनस बी सेट। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है ABCDEFG और माइनस के बाद बी सेट हमारे पास है EGDF। लिहाजा हमने यूनिवर्सल के अंदर DEFG के ऊपर क्रॉस लगा दिया, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट सेकंड सेट के अंदर मौजूद हैं। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट अब हमारे पास बच रहे हैं ABC, तो इनका जो सेट बनेगा वो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का सेट आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया ABC बी कॉम्प्लीमेंट का सेट। अब हमें निकालना था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले हम ए सेट लिखेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन डाल के हम बी कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट ऊपर हमने फाइंड किया हुआ है ABC। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं इंटरसेक्शन में सिर्फ वो लिखे जाते हैं, लिहाजा कॉमन एलिमेंट पे हमने छोटा सा स्टेरिक बना लिया है। ए और सी कॉमन है, लिहाजा ये जो कॉमन एलिमेंट है इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ यही लिखे जाते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा AC, सेट ऑफ AC। कोई क्वेश्चन बेटा? सर जी बेटा बोले। सर शुरू से दिखाना है, स्क्रीनशॉट लेना है। बेटा स्क्रीनशॉट की आपको जरूरत नहीं है, स्कूल वाले आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेज देंगे पूरी वीडियो की, वो वहां से आप काम करें, ठीक है? जी सही है, रिकॉर्डिंग ओके आपको मिलेगी तुम्हारा सारी क्लासेस की। ओके ओके। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है यूनिवर्सल यूनियन फाई सेट। फाई होता है एम्प्टी सेट, लिहाजा हम लिखेंगे यूनिवर्सल यूनियन फाई। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट आ जाएगा ABCDEFG और यूनियन फाई खाली सेट होता है, तो इसका साइन हम यहाँ बना लेंगे। आप अगर सेट में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे एम्प्टी सेट लिख सकते हैं। यूनियन के अंदर क्योंकि हमें दोनों सेट के तमाम एलिमेंट लिखने होते हैं, लिहाजा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ABCDEFG, यानी जितने एलिमेंट ऊपर मौजूद है वो सारे के सारे सेट के अंदर आ जाएंगे यूनियन की वजह से। ओके, अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 से फॉरवर्ड का मामला। अच्छा ख्याल रखिएगा, बीच में हमने कुछ पार्ट्स जो ओमिट कर दिए हैं, उनका मकसद सिर्फ ये है कि वो आप प्रैक्टिस वर्क में खुद करोगे, ताकि आपको पता भी लगे कि आपको कुछ आ भी रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि खाली आप लिखते चले जा रहे हो, कुछ आ नहीं रहा। इसलिए एक दो क्वेश्चन हम बीच में से छोड़ेंगे, ताकि वो आप जब कॉपी वर्क करके हमें भेजोगे तो हम चेक करके बताएंगे कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो। ओके, अब क्वेश्चन है हमारे पास 10, 11, 12। इसके अंदर हमारे पास जो सेट दिए गए हैं वो ये 3 सेट हैं, ठीक है?
इत्तेफाक है कि ये तीनों सेट हमारे पास बिल्डर फॉर्म में मौजूद हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब तक आपको बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म से टेबुलर फॉर्म बनानी नहीं आएगी, क्वेश्चन आपका सही नहीं होगा। हर एक में आपको ध्यान के साथ काम करना है। पहली हमारी बिल्डर फॉर्म है सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सेट दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। क्या चीज होनी चाहिए? पॉजिटिव इवन, यानी इंटीजर में से सिर्फ प्लस वाले नंबर होंगे, यानी +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। लेकिन किस किस्म के होंगे? 10 से लेस होंगे। और किस किस्म के होंगे? इवन होंगे। लिहाजा इवन नंबर हमारे पास आ जाते हैं 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। इनमें से हमें लेस देन 10 लिखने हैं, लिहाजा हम 2 से लेकर 8 तक लिखेंगे। ये हमारी पहले सेट ए की टेबुलर फॉर्म बनेगी। इसके बाद हमारे पास जो सेट बी है उसमें उसने जो बिल्डर फॉर्म दी है वो दी है सेट ऑफ x said that x is positive odd integer, या odd integer दिया यानी 1 3 5 7 9, वो तमाम नंबर जिनका 2 फैक्टर नहीं होता, लेकिन किस किस्म के? लेस देन 10, 10 से छोटे होने चाहिए। तो odd integer हमारे पास पॉजिटिव odd integer लेस देन 10 जो है वो आ जाएंगे 1 3 5 7 एंड 9। ए के अंदर 4 एलिमेंट है हमारे पास, जबकि बी में आप देख रहे हैं कि हमारे पास 5 एलिमेंट हैं। इसके बाद हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट है सेट ऑफ ऑल एक्स इस पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन। अब ये पॉजिटिव इंटीजर दे दिया, यानी इवन और ऑड की शर्त यहाँ पे खत्म है। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, यानी 1 से लेके शुरू होगा मामला, लेकिन लेस देन 10 है तो ये लाइन पे खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो टेबुलर फॉर्म बनेगी वो बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक हो गया यहाँ तक? अब ये तीनों सेट हमारे पास टेबुलर फॉर्म में मौजूद हैं। इनकी मदद से हमें अब क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। जैसे कि ऊपर आपसे बात हो चुकी है हमारी कि हमें सबसे पहला काम क्या करना था, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट फाइंड करने होते हैं वो पहले करते हैं। यानी यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट जो है ये हमारे पास ऊपर मौजूद नहीं है, लिहाजा पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद फिर उसका बी से इंटरसेक्ट करेंगे। तो पहले स्टेप में यहाँ हम ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल सेट बेटा हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और माइनस के बाद ए सेट हमारे पास है 2 4 6 8। ये 2 4 6 8 फर्स्ट सेट में यानी यूनिवर्सल सेट में जहां जहां मौजूद है वहां पे हम छोटा सा क्रॉस लगा लेंगे, तो ये एलिमेंट हमारे पास से खत्म हो जाएंगे। रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास बच रहे हैं 1 3 5 7 एंड 9। तो हमारा जो u माइनस ए का सेट बन जाएगा वो आ जाएगा 1 3 5 7 9। ये हमारा आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब ये जो ए कॉम्प्लीमेंट आया है इसकी मदद से हम ऊपर जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी वो फाइंड करेंगे। लिहाजा हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट का सेट हमने ऊपर से लिखा 1 3 5 7 9, और बी ऊपर हमें सेट दिया हुआ है वो भी इत्तेफाक से 1 5 3 5 7 9 पर मुश्तमिल है। अब हम क्या काम करते हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट जो है उन पे स्टेरिक लगा लेते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर हमें कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं। तो जो स्टेरिक वाले एलिमेंट है वो सारे हम लिखेंगे। इत्तेफाक से सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो एक दूसरे के साथ कॉमन है, लिहाजा पूरा सेट जो है हमारा वो कॉमन आएगा 1 3 5 7 9। यूं हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम बेटा? अलीना कोई क्वेश्चन? फहद? नो सर। ओके, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा। क्वेश्चन 11 है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर हमें देखने में तो एक चीज नजर आ रही है, लेकिन हमें 3 चीजें फाइंड करनी होंगी। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर हम उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। वही पूरा प्रोसीजर होगा जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं विच इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए सेट। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस ए सेट हमारे पास है 2 4 6 8। 2 4 6 8 जो कॉमन एलिमेंट है यूनिवर्सल में उन पे हमने क्रॉस लगा दिया बेटा। यहाँ पे देखिएगा, और से जहाँ 2 था वहां भी क्रॉस लगाया, 4 पे भी, 6 पे भी, 8 भी। अब ये क्रॉस वाले अब छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट बचे हैं वो लिखेंगे, यानी 1 3 5 7 9। तो आपका आंसर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का 1 3 5 7 9। सेम इसी तरीके से हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस बी सेट लिखेंगे 1 3 5 7 9। अब 1 3 5 7 9 कॉमन जहां जहां है यूनिवर्सल सेट में वहां हम क्रॉस लगाएंगे, तो रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास बच रहे हैं 2 4 6 एंड 8। तो ये हमारा आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट के सेट। ओके,
जब बी कॉम्प्लीमेंट का सेट आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट वो ऊपर निकाल चुके हैं, लिहाजा अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं। लिहाजा हम लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट का सेट आया था 13579, वो हमने लिखा। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट था 2468, वो लिखा। दोनों में कोई एलिमेंट हमें कॉमन नहीं नजर आ रहा, लिहाजा यहाँ पे इंटरसेक्शन जो है हमारा वो नल सेट की सूरत में आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। कोई कंफ्यूजन बेटा, कुछ पूछना है अनस? नो सर। ओके, अच्छा मरियम आपको समझ आ रही है बेटा? हमजा, मरियम, ओके है सब कुछ? कोई क्वेश्चन है तो अभी कर लें, अभी क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है आपके। चले, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, वो है ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी मीन्स ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है कि दो सेट का की मदद से ऐसा सेट तैयार किया जाए जिसके अंदर दोनों सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट लिखे हों, यानी कॉमन को हम क्रॉस कर देंगे और दोनों सेट में जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे दोनों के, पहले हम सिर्फ माइनस में सिर्फ पहले सेट के लिख रहे थे, यहाँ हमें दोनों के लिखने होंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ए डेल्टा बी इजिकल टू, ए सेट हमारे पास है 2468, डेल्टा यानी सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन बनाएंगे, उसके बाद आ जाएगा 13579, ये हमारा बी सेट है। इन दोनों में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, लिहाजा क्रॉस होने का सवाल ही पैदा होता है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्योंकि हमें दोनों के रिमेनिंग एलिमेंट लिखने होते हैं, लिहाजा दोनों को हम अरेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इत्तेफाक है कि ये यूनिवर्सल सेट के बराबर आ गए। कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछने बेटा, क्योंकि आगे इसमें इस्तेमाल होना है, फिर आपको परेशानी होगी। सर अरेंज करके लिखना जरूरी है? हाँ, अरेंज जरूरी है बेटा, नहीं तो एग्जामिनर को गुस्सा चढ़ेगा और वो आपको 3 की जगह 2 नंबर देगा, 5 की जगह 3 देगा। ठीक उसको है सर, ढूंढना ठीक है। पड़ेगा ना, आप अरेंज करके लिखोगे तो आसानी से चेक कर लेगा। देखिए, हमेशा पेपर करते हुए एक बात का ख्याल रखा जाता है कि आप एग्जामिनर के लिए आसानियां पेश करेंगे, उसके लिए इजी वे में काम लिखेंगे कि देखते देखते उसको समझ आता जाए, वो डायरेक्ट आपको नंबर देता चला जाए। इसलिए आप इस हर क्वेश्चन को अरेंज करके लिखेंगे, ये आप अपने जहन में रखिएगा। ये ओके सर। बात समझ आ रही बेटा? जी सर। ओके, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, वो है ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। तो वो पहले की तरह ही हम पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो यहाँ हम पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आएगा यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल सेट हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस के बाद बी सेट हमने लिखा 13579। 13579 में पहले सेट के ऊपर हमने क्रॉस लगा दिया, बाकी जो एलिमेंट बचे हैं यानी 2 4 6 एंड 8, इनका हम सेट बना लेंगे, ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का सेट आ जाएगा। जब बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा तो हम ए में से बी कॉम्प्लीमेंट को माइनस करेंगे, लिहाजा ए सेट हमारे पास है 2 4 6 8, माइनस इत्तेफाक है कि जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो भी 2 4 6 8 पर ही मुश्तमिल है, लिहाजा हम फर्स्ट सेट के अंदर जितने एलिमेंट सेकंड में कॉमन मौजूद है सब पे स्टेरिक लगाते हैं। तो अब हमारे पास फर्स्ट सेट के अंदर कुछ भी नहीं बच रहा। जब कुछ नहीं बचेगा तो हम लिखेंगे एम्प्टी सेट, लिहाजा हमारे पास ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा एम्प्टी सेट। जी मुस्तफा, समझ आ रही बात है आपको बेटा? जी सर। ओके, आगे चले हम। कुछ पूछना है आप लोगों ने? यस। नो नो। ओके, अच्छा अब आ गया क्वेश्चन ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी। तो यहाँ पे पहले हम क्या निकालेंगे मुस्तफा भाई? कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट पहले, गुड। सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इसका मतलब है आप ध्यान से सुन रहे हैं बात में। अच्छा, अब ए कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं तो आएगा यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस ऑफ ए सेट हमारे पास है 2 4 6 8। 2 4 6 8 पर हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर क्रॉस का साइन डाला, बाकी हमारे पास बचा 13579, तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया 13579। अब हमें इसको डेल्टा लेना है इसका बी के साथ, तो हम लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी और डेल्टा बी इज इक्वल टू ए सेट हमारे पास है 13579। इत्तेफाक है कि जो सेकंड सेट हमारा आ रहा है वो भी 13579 जो ए कॉम्प्लीमेंट पर मुश्तमिल है, दोनों सेम एलिमेंट आ गए हैं, लिहाजा फर्स्ट सेट के अंदर से तमाम एलिमेंट क्रॉस हो जाएंगे। इसी तरह सेकंड में भी हमें तमाम पर क्रॉस लगा देना चाहिए, यहाँ नहीं लगा है, आप पेंसिल से क्रॉस कर लीजिए। जब हमारे पास दोनों सेट में कुछ नहीं बचेगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नल सेट। ओके, कॉपी पर करते हुए आप सेकंड सेट पे भी जहां जहां 13579 है यहाँ क्रॉस कर दीजिएगा। ओके सर जी बेटा।
मेरे पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही बेटा, आप अपना नेट चेक करो या अपना जो भी डिवाइस है उसको देखो, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि सर मेरा हसनैन पूरी नेट तरह इसको वॉच कर रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपसे डायरेक्ट बात करेंगे, ठीक है। सर मेरे पास स्क्रीन शेयर हो रही है सर। तो सर के पास सब कुछ हो रहा है, इसलिए आप अपना नेट चेक कीजिए या अपने डिवाइस को देखिए। दूसरे बच्चों के पास हो रही है शेयर स्क्रीन बेटा। बेटा बाकी Yes, सबके sir, पास हो रही है। स्क्रीन शेयर हो यस रही है, सर हो रही निकाल है। हो रही है आपके? यस चलो सर हो रही है। तो सर बेटा Yes, sir, फिर हो रही है। आपके जी इंडिविजुअल सर, हो आपके रही है। डिवाइस का या नेट का मसला होगा, ठीक है बेटा। ओके, अच्छा बेटा अपने दरवाजे बंद रखें, बाहर से आवाजें आ रही हैं, रिकॉर्डिंग में आएंगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, ठीक है। ये 17, 18, 19 क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये तीनों इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्कूल के एग्जाम्स के हवाले से भी और आपके बोर्ड के एग्जाम्स के हवाले से भी। ख्याल रखिएगा, हम जितनी तैयारी कर रहे हैं वो बोर्ड के एग्जाम्स के हिसाब से कर रहे हैं, लिहाजा 17, 18, 19 तीनों पर आप इंपॉर्टेंट लिखोगे। बात समझ आ गई मेरी? और इनको आप बार बार करोगे। अब मैं यहाँ पे मैंने आपके साथ जो शेयरिंग कर रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 की होगी। क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए मैंने गिफ्ट पैक तैयार किया है, वो आप खुद करेंगे और जब कॉपी वर्क करके मुझे भेजेंगे तो मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। सर पेंसिल से सबसे करके पहले हम देना। देखते हैं। जी बेटा, सर आपको जो घर के लिए दे रहे हैं वो पेंसिल से करके देना आपको, ताकि नहीं अगर नहीं, कुछ पेन से करें गलत ना हो बेटा, तो। जर्नल पे आपने काम करना है जैसे आप काम करते हैं जैसे, बाकी हम अच्छा देख लेंगे ओके। कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है ना। आप फेयर वर्क करोगे बिल्कुल और सफाई से करोगे, मार्जिन लाइन वगैरह लगा के तरीके से, सही है। अच्छा, ए सेट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी सेट हमें दिया हुआ है 2 4 6 8। ये दो सेट हमें दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें तीन सवाल दिए हुए हैं 17, 18, 19, तीनों के अंदर हमें वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी। अब हमें जो वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है उसमें है ए डेल्टा बी, आपने शो करना है कि इसका रिजल्ट और ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट बराबर होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये देख लीजिए, बल्कि मुझे आप बताइए कि हमें यहाँ कितनी चीजें फाइंड करनी है। जी सर पहले हसनैन ब्रैकेट जरा फार्म बताइए। करेंगे, उसके ओ बाद सॉरी, सर पहले मैं हाँ पहले क्या करेंगे बेटा? पहले ब्रैकेट बोले फार्म बोले, करेंगे सर। कौन कौन सा ब्रैकेट, क्या ए लिखे अंदर? इंटरसेक्ट और ए यूनियन पहले दोनों ये के। फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे, ऑन नहीं करेंगे बल्कि पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। फाइंड कर लिए, दो चीजें आ गई। उसके बाद उसके बाद सर लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड। अलीना बात समझ में आ रही है आपको बेटा? अनस? जी सर। ओके, जी सर आ रही है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए यूनियन बी यहाँ फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी के लिए हमने सबसे पहले ए सेट लिखा 1 2 3 4, यूनियन का साइन बनाया, फिर बी सेट लिखा 2 4 6 एंड 8। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है 2 4, उसको सेकंड सेट के अंदर हमने क्रॉस बना दिया कि जब हम सेट को अरेंज करके लिखेंगे तो ये सेकंड सेट के दो एलिमेंट दोबारा नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास बच रहा है 1 2 3 4 और सेकंड सेट से 6 8, इन सब को कंबाइन करके 6 एलिमेंट हमने यहाँ तरतीब से लिख दिए। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। ओके सर जी बेटा, ये जो ऊपर 1 2 3 4 के आगे 2x 4x है, ये क्यों नहीं लिखा? 2 के ऊपर एक्स नहीं है बेटा, क्रॉस लगाया हमने छोटा सा, एक्स जी नहीं है। जी, ये ये क्रॉस हमने ये नहीं, क्यों नहीं हाँ लिखा? क्रॉस इसीलिए लिखा है, इसीलिए लगाया है कि जब हम सेट लिखते हैं तो हम सेट को में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। ये अब हमें दोबारा नहीं लिखने, क्योंकि ऑलरेडी हम 1 2 और 4 यहाँ पे लिख चुके हैं। ये देखें, ये 2 लिखा हुआ है और ये 4 लिखा हुआ है, ये जी हम जी ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, तो इसलिए अब इसको हम जी रिपीट नहीं करेंगे, आगे से हम सिर्फ 6 और 8 लिखेंगे। ओके, जी सही, थैंक यू। इसके बाद हमारे पास बेटा आ गया ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के लिए वही काम हमने किया। अब यहाँ देखें, ऊपर और नीचे फर्क देख लीजिएगा। जहाँ एलिमेंट को नहीं लिखना वहां मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, यानी उसको नहीं लिखना आपने। लेकिन अगर कहीं एलिमेंट को लिखना है तो उस पर मैं स्टेरिक लगा रहा हूँ। तो यहाँ हमने 2 और 4 पे दोनों सेट के अंदर स्टेरिक यूज किया है, यानी ये दो कॉमन एलिमेंट हैं, इनका हम आंसर बनाएंगे इंटरसेक्शन की सूरत में। तो अब इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा, दो एलिमेंट यहाँ कॉमन है, एक 2 और 4, तो ए इंटरसेक्शन भी हमारा आ जाएगा 2 4 का सेट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा नो फहद आपको भी समझ आ रही है बेटा? साथ साथ फहद अनम्यूट करें अपने आप को, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? इंसिया आपको आवाज आ रही है बेटा?
अनम्यूट करें अपने आप को और मुझे जवाब दें। जी सर, आ रही है आवाज। ओके, अच्छा अब हमने ए यूनियन बी भी निकाल लिया है बेटा और ए इंटरसेक्शन बी, दोनों अननोन कंपोनेंट जो ब्रैकेट्स में थे वो हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी के लिए पहले हमने ए सेट लिखा, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस या डेल्टा का साइन बनाया और फिर हमने बी सेट निकला। अब यहाँ पर हमें जो नहीं लिखने वो कॉमन एलिमेंट नहीं लिखने, लिहाजा कॉमन एलिमेंट 2 और 4 के ऊपर हमने क्रॉस बना दिया। अब डेल्टा के अंदर हम दोनों सेट के रिमेनिंग एलिमेंट लिखते हैं, तो पहले सेट से हमारे पास बच रहा है 1 and 3 और सेकंड से बच रहा है 6 and 8, तो हमारा सेट बन जाएगा 1 3 6 8। ये हमारी इक्वेशन 1 आ जाएगी बेटा। इसके बाद हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड के लिए हमें ए यूनियन बी और बी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए था, जो हम ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर चुके हैं। ओके, तो ए यूनियन बी हमारे पास है 1 2 3 4 6 8 और माइनस के बाद ए इंटरसेक्शन बी ऊपर हमने निकाला था 2 4, ये हम यहाँ पुट कर लेंगे। यहाँ पुट करने के बाद 2 4 जब माइनस करना है तो फर्स्ट सेट के अंदर 2 4 पे हमने क्रॉस लगा दिया। फर्स्ट सेट में जो रिमेनिंग एलिमेंट बचे वो बचे 1 3 6 8, तो इनको हम कंबाइन करके लिख लेंगे 1 3 6 8, ये हमारे पास इक्वेशन बी आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आएंगे बेटा, दोनों मैंने हाईलाइट की हैं, जरा गौर से देखिएगा। एक इक्वेशन ए आई है और एक इक्वेशन बी, दोनों का रिजल्ट जो है सेम आ रहा है 1 3 6 यस सर, 8 प्रूव हो गया। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गई, ये प्रूव हो गया यहाँ पे। ओके, सही हो गया बेटा? कुछ पूछना है? यस सर। नो सर। ओके, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है ए डेल्टा बी, वो तो आप वैसे ही निकाल लेंगे जैसे ऊपर निकाला गया था, वो तो आपको बार बार समझाने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में भी हमें कितनी चीजें फाइंड करनी है, जरा इबाल बेटा बताओ क्या क्या फाइंड करना है यहाँ पे। इबाल आवाज आ रही है आपको मेरी? अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए कि यहाँ क्या क्या फाइंड करना है। सर यहाँ पे a माइनस बी ठीक है बेटा, उसके बाद और फिर b माइनस ए यूनियन। और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो हमने सबसे पहले a माइनस बी फाइंड किया। a माइनस बी हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4 a का सेट माइनस और b सेट 2 4 6 8। 2 and 4 कॉमन है दोनों के अंदर, लिहाजा 2 और 4 पे फर्स्ट सेट में हमने क्रॉस लगाया। फर्स्ट में रिमेनिंग हमारे पास बच रहे हैं 1 and 3, तो हमारे पास a माइनस बी का आंसर आ जाएगा 1 and 3। सेम इसी तरीके से हम b माइनस ए निकालेंगे। फर्क ये होगा कि पहले हमने b a सेट लिखा था, अब हम पहले b सेट लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास b सेट आ जाएगा 2 4 6 8 माइनस ऑफ a सेट आ जाएगा 1 2 3 4। दोनों में कॉमन एलिमेंट वही है 2 4, लिहाजा हम पहले सेट के अंदर 2 4 पे क्रॉस लगाएंगे। पहले सेट में जो रिमेनिंग बच रहा है वो बच रहा है 6 and 8, लिहाजा ये हम आंसर में लिख देंगे 6 and 8। अब a माइनस बी भी हमने निकाल लिया और b माइनस ए भी हमने निकाल लिया। अब दोनों की मौजूदगी के साथ हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए डेल्टा बी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 17 में निकाला था कि पहले हम ए सेट लिखेंगे, डेल्टा करके फिर बी सेट लिखेंगे। इसके बाद दोनों के कॉमन एलिमेंट्स पर हम क्रॉस लगाएंगे और रिमेनिंग एलिमेंट्स यानी 1 3 6 8 का एक सेट बनाएंगे जो इक्वेशन 1 बन जाएगी। यहाँ तक बात ओके है बेटा? अलीना? यस सर। ओके, गुड बॉय। सर इसके बाद राइट हैंड साइड हमारे पास है वो है थोड़ा हमारे जूम पास कर दें। जी बेटा, थोड़ा सा जूम कर दें। अच्छा, एक मिनट, अब ओके? यस सर। अच्छा, राइट हैंड साइड हमारे पास आ रहा है a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस ए। a माइनस बी हम ऊपर निकाल चुके हैं बेटा, ये हमने निकाला हुआ है 1 3, इसका सेट यहाँ पुट होगा। ठीक है, इस जगह मैं पुट कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद यूनियन का साइन आएगा और b माइनस ए हमने निकाला है 6 8, ये यहाँ आ जाएगा। अब दोनों सेट के अंदर क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, लिहाजा हम इनको डायरेक्ट कंबाइन करके लिख देंगे, तो वो आ जाएगा 1 3 6 8, ये हमारा आ जाएगा सेट बी। इक्वेशन बी हमारे पास आ गई। ऊपर हमने इक्वेशन ए ये निकाली है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ए और बी दोनों के रिजल्ट इक्वल आ रहे हैं, लिहाजा हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, यहाँ तक ओके है बेटा? अमार कुछ पूछना है? अनस, मरियम, नो सर। कोई क्वेश्चन? ओके,
नीचे आपके लिए तो गिफ्ट सर पैक लिखा हुआ है कि क्वेश्चन 19 विल बी सॉल्व्ड एज 17 और 18, यानी क्वेश्चन 19 आपने खुद करना है। जब आप करोगे तो आपको आपके यस मसाइल सर कर पता लेंगे। लगेंगे। ओके, अब हम इससे आगे चल रहे हैं और ये बहुत कीमती सवाल है, इसको खास तौर पे आपने 10-15 मरतबा इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, लेकिन ये वो क्वेश्चन हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ऊपर हेडिंग डाल दी है कि 5 ईयर है। 5 ईयर में ये आपको अगर ढूंढना पड़ जाए तो हर सारी 5 ईयर खंगालने के बजाय 2012 का पेपर देखिएगा, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन मौजूद मिलेगा, ठीक है। और इसकी बेतहाशा प्रैक्टिस आपने करनी है, क्योंकि जो बुक में डिमॉर्गन्स लॉ बेसिकली ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है डिमॉर्गन्स लॉ से, और जो बुक के अंदर डिमॉर्गन्स लॉ का क्वेश्चन है उसकी चेकिंग इंतहाई मुश्किल है, इसलिए एग्जामिनर उसको कभी भी पेपर में नहीं देता। हमेशा इस तरह से सिंपल सवाल बना के वो आपको देगा। डिमॉर्गन्स लॉ में अगर हम बात करें, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये एक डिमॉर्गन्स लॉ है, बेसिकली 2 डिमॉर्गन्स लॉ होते हैं, इसलिए हेडिंग कहलाती है डिमॉर्गन्स लॉस। तो ये पहले में लेफ्ट साइड पर ए यूनियन बी दिया हुआ है होल कॉम्प्लीमेंट, और राइट पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जो सेकंड है उसमें लेफ्ट साइड पर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट दिया होगा और राइट पे दिया होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद करोगे अपने इसी क्वेश्चन के मुताबिक, आप उसको खुद सॉल्व करोगे जैसे कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको देखकर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पहली बात ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास कितनी चीजें फाइंड करनी हैं। जरा फटाफट मुझे काउंट करके बताइए कितनी चीजें निकालनी है फात, इनसे आप बताइए। जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इससे मुझे कितनी चीजें फाइंड करनी होंगी। इसके अंदर हमें सर ए यूनियन बी और उसका डैश ही मालूम करना है, और ए डैश और इंटरसेक्ट बी डैश ही मालूम करना है। नहीं, आप मुझे काउंट करके बताइए टोटल चीजें कितनी बता फाइंड करनी है। काउंट कीजिए अपने फिंगर्स पर। सर 4। सर अच्छा, 5। ये कौन बोला? अनस? मुस्तफा नो सर। सर मैं मुस्तफा। मुस्तफा 5, वेरी गुड। हाँ भाई, 4 वाला कौन था? 3 सर 4 अच्छा, 9 5 है बेटा, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? इधर उधर गौर कीजिएगा। देखें, एक कंपोनेंट आया है ए यूनियन बी, ओके। एक हमें चाहिए होगा ए कॉम्प्लीमेंट, 2 हो गए। फिर हमें चाहिए होगा बी कॉम्प्लीमेंट, 3 हो गए। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड 4 और फिर राइट हैंड साइड 5। तो 5 चीजें यहाँ पे निकालनी है, क्वेश्चन के नंबर भी 5 ही होंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ एक चीज और हमें निकालनी होगी, वो ये है, ये हमें बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। हमेशा एग्जामिनर बिल्डर फॉर्म में इसलिए देता है कि अगर आप इसके टेबुलर फॉर्म सही बनाएंगे तो एग्जामिनर क्वेश्चन चेक कर लेगा, और अगर इसकी टेबुलर फॉर्म गलत है तो वैसे ही आपको 0 दे देगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे सबसे अहम काम ये होगा कि इसके टेबुलर फॉर्म आप कैसे बनाएंगे। इसको अगर हम पढ़ें तो ये लिखता है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, लेकिन शर्त ये है कि 10 या 10 से छोटे होने चाहिए। तो नेचुरल नंबर हमें पता है 1 2 3 4 होते हैं, लिहाजा जब वो 1 2 3 4 कहाँ तक लिखने हैं, हमें 10 तक लिखने हैं, तो इसकी जो टेबुलर फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी। ये समझ आ रही है आपको? देखें, सबसे अहम चीज जो है ना, ये साइन होगा, इसके मुताबिक आपको मामला तय करने हैं। यहाँ अगर लेस देन का साइन है तो सिर्फ 10 से छोटे लिखने हैं, यानी 9 तक लिखने हैं, और अगर इसके चाहिए इक्वलिटी का साइन मौजूद है तो आपने 10 लिखना है। यहाँ क्योंकि इक्वलिटी का साइन मौजूद था इसलिए हमने यहाँ 10 लिखा है। बाज़ दफ़ा कंफ्यूज करने के लिए वो यहाँ से इक्वलिटी का साइन ख़त्म कर देते हैं, और इसको मज़ीद कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए इस नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर दे देते हैं। होल नंबर में फिर आपको ख्याल रखना होगा कि आपको 0 को भी शामिल करना होगा। ये सारी बातें अपने ज़हन में बिठा लीजिए, क्वेश्चन किसी भी तरह से चेंज करके आपको दिया जा सकता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। सबसे पहला काम तो हमने यूनिवर्सल सेट की टेबुलर फॉर्म बना ली, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना बेटा? इकबाल ओके है? जी सर। ओके, इसके बाद हमारे पास हम ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए सेट हमारे पास है 2 4 6 8 10, और बी सेट हमारे पास है 3 6 9 10। 3 6 9 एंड 10 कॉमन एलिमेंट हमें दोनों में नजर आ रहा है 6 और 9। इस पे हमने एक छोटा सा स्टेरिक बना लिया सेकंड सेट के अंदर ताकि ये रिपीट ना हो। उसके बाद हमने अरेंज करके लिख दिया। देखें, पहले सेट में 5 एलिमेंट हैं और दूसरे में 4, टोटल हो गए 9।
9 में से 2 तो हमें नहीं लिखने, लिहाजा जो आंसर आएगा उसमें 7 एलिमेंट हमारे पास होने चाहिए। यहाँ बच रहा है 2, 3, 4, 6, 8, 9 एंड 10। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो सही सॉल्व हो रहा है या नहीं सॉल्व हो रहा सही। इसके बाद हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का वही तरीका होगा, यूनिवर्सल में से हम ए को माइनस करेंगे। जब ए को माइनस करेंगे तो एक एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, इन पे हमने यूनिवर्सल में क्रॉस लगाया और रिमेनिंग एलिमेंट बचे 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये 5 एलिमेंट हम दोबारा ए कॉम्प्लीमेंट या यूनिवर्सल माइनस ए की सूरत में यहाँ लिखेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट हमारा निकल आया। सेम इसी प्रोसेस के तहत हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और माइनस के बाद बी सेट हमारे पास है 3, 6, 9 एंड 10, यानी 4 एलिमेंट निकल जाएंगे। बाकी हमारे पास 5 बचने चाहिए, सॉरी 6 बचने चाहिए क्योंकि यहाँ 10 एलिमेंट हैं। तो ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में से 3, 6, 9, 10 पे हमने क्रॉस लगाया। क्रॉस लगाने के बाद हमारे पास बचा 1, 2, 4, 5, 7 एंड 8। तो ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का सेट आ गया। यहाँ तक ओके है बेटा? यस सर। अच्छा, Yes, इसके sir. बाद हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। अगर ये ब्रैकेट आपने नहीं बनाया तो यहाँ क्वेश्चन आपका पूरा कट जाएगा। आगे इससे पहले के तो नंबर मिल जाएंगे जो आपने फाइंड किया है, यानी ए यूनियन बी निकाला हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट बी निकाला है, बी कॉम्प्लीमेंट, उसके नंबर मिल जाएंगे। लेकिन इससे आगे का सारा कट जाएगा अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं डाला आपने। ये ब्रैकेट इंतहाई जरूरी है, इसका ख्याल रखिएगा। यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी करना है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 माइनस ए यूनियन बी ऊपर हमने निकाला हुआ है। क्या निकाला था हमने निकाला था 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10। तो ये यहाँ पे पुट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ बेटा ताकि क्वेश्चन आपका पूरा सामने आ जाए। ये हमारे पास आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी आ गया 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10। ये हमारे पास 7 एलिमेंट हैं। इन 7 एलिमेंट्स पर जब हम यूनिवर्सल सेट के अंदर क्रॉस लगा लेंगे तो हमारे पास 3 एलिमेंट बच जाएंगे 1, 5 एंड 7। ये हमारी इक्वेशन 1 आ जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद राइट हैंड साइड हमें निकालनी है। राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जब हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने ऊपर निकाला हुआ है, वो हमारे पास था 1, 3, 5, 7, 9। इंटरसेक्शन के बाद बी कॉम्प्लीमेंट भी ऊपर निकाला हुआ है 1, 2, 4, 5, 7, 8। ये यहाँ पुट कीजिए और इन दोनों में देखिए कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, तो आपको नजर आएगा 1, 5 एंड 7 जो है दोनों में कॉमन है। उन पर स्टेरिक बनाइए और इंटरसेक्शन में सिर्फ आप स्टेरिक वाले लिखते हैं, लिहाजा लिख दीजिए 1, 5, 7। अब आपके पास ये आ गया बी। ऊपर आपने क्या निकाला था? ऊपर आपने निकाला था ए। दोनों को मैच कर रहे हैं दोनों वाले। जी बेटा, ये ऊपर 1, 3, 5, 7, 9 ये कहाँ से निकाला था? कौन सा? ये ऊपर जो 1, 3, 5, 7, 9 ये किसकी? अच्छा, इससे थोड़ा सा और ऊपर आओ जहाँ मेरा कर्सर है। ये क्या लिखा हुआ है? ए कॉम्प्लीमेंट। ये ऊपर निकाला था ना आपने? जी जी निकाला था ना जी, वही वैल्यू पुट हुई है। बी कॉम्प्लीमेंट भी ऊपर निकाला था जी हाँ वही है। ठीक है, ये वैल्यूज ऊपर से आप पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। अब ए और बी को अगर आप कंपेयर करें तो ए और बी दोनों आपस में इक्वल आ गए। जी बाल देखिएगा जरा, इक्वल हैं कि नहीं? ए आ रहा है 157, बी भी आ रहा है 157। अस्सलाम वालेकुम सर। 10 मिनट बाकी हैं क्लास एंड होने में। मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं बेटा। ठीक है, अच्छा हमारे पास अब सिर्फ 3 मिनट है बेटा, इसके मुताबिक हमें आगे चलना है। सही है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड हमारी और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, लिहाजा हम लिखते हैं फ्रॉम ए एंड बी वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा एक लॉ हो गया। दूसरा आप प्रैक्टिस में खुद करोगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 का मैं बी पार्ट इसलिए करवा रहा हूँ कि इसमें बिल्डर फॉर्म्स दी हुई हैं, यहाँ गौर से देख लीजिए। जब तक आप बिल्डर फॉर्म के सही टेबलर फॉर्म नहीं बनाएंगे सॉल्व नहीं होगा। दूसरी बात ये कि इस बी पार्ट को ए या बी पार्ट को करने के लिए हमें बुक में पीछे एक्सरसाइज 1.2 से पहले प्रॉपर्टीज दी हैं, वो वहां से याद करनी है। कहता है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यानी यूनियन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी सॉल्व करके दिखाइए और इंटरसेक्शन की जो वो भी। तो इसका मतलब 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। पहले हम करेंगे यूनियन की। ए सेट पहले देख लें कैसे बनेगा। कहता है पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए लेस देन और इक्वल टू 5।
तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 होते हैं, लेस देन और इक्वल टू 5 यानी 1 से लेकर 5 तक ये बनेंगे। तो ए सेट हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 5। बी में कहता है कि इंटीजर होने चाहिए लेकिन 1 या 1 से बड़े, ये देखें ये कंडीशन दी हुई है, 1 या 1 से बड़े और 4 या 4 से छोटे। तो 1 से लेके 4 तक होने चाहिए। तो बी सेट आपका बन जाएगा 1 2 3 4। अब ये जो दो सेट आपके पास आ गए, इनकी मदद से तमाम प्रॉपर्टीज आप सॉल्व करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ये आप बुक से याद करोगे, इतनी ही होती है, ये इतनी ही आपने याद करनी है जितनी मैंने हाईलाइट की है। ये आपको खुद से लिखनी होगी पेपर में लिखी हुई नहीं आएगी, इसलिए बराए मेहरबानी इनको याद कर लीजिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन यानी दो सेट के दरमियान यूनियन का क्या खासियत होती है? तो खासियत ये होती है कि दोनों सेट की अगर हम जगह बदल के यूनियन करें, दोनों का आंसर सेम आता है। इसलिए यहाँ लिखता है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसका मतलब है पहले आप ए यूनियन बी निकालोगे और फिर बी यूनियन ए निकालोगे, दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मुझे अब यहाँ मजीद इतनी लंबी तफसील की जरूरत नहीं है। ए यूनियन बी कैसे निकल रहा है वो भी आपको मालूम है, और बी यूनियन ए कैसे निकलता है वो भी मालूम है। ये देख लें, दोनों का रिजल्ट इक्वल आ रहा है, लिहाजा ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल हो जाएगा। ये थी यूनियन की प्रॉपर्टी। इसी तरह इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी में क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब इसमें आप क्या करोगे? आप लिखोगे फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यानी क्या खासियत है दो सेट की? दो सेट्स की खासियत ये होती है कि उनका इंटरसेक्शन हम बेशक सेट ए को पहले लिखें या सेट बी को पहले लिखें, रिजल्ट सेम देता है। यानी हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही बी इंटरसेक्शन ए से आएगा। यहाँ देखिए हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो कॉमन एलिमेंट थे 1 2 3 4, लिहाजा कॉमन एलिमेंट पर स्टेरिक डाल के हमने कॉमन एलिमेंट का सेट बना लिया, यह आया 1 2 3 4। इसी तरह जब हमने बी इंटरसेक्शन ए निकाला तो उसमें भी कॉमन एलिमेंट यही आएंगे क्योंकि सेट चेंज नहीं हुए, लिहाजा हमारे पास आंसर आ रहा है 1 2 3 4। यूं दोनों सेट हमारे इक्वल आ रहे हैं, लिहाजा हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए जो है वो इक्वल होंगे। यहाँ पे हमारी क्लास बेटा एंड हो रही है, यहाँ से मैं लीव करूंगा। अगर आपको मजीद कोई परेशानी हो तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एक गुजारिश आपसे ये करनी थी कि नेक्स्ट क्लास से पहले आप 1.3 से पहले जितनी 4 दफ़ा रीडिंग करके बैठिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप मेरी बात सुन ले पहले गौर से कि उसकी आप रीडिंग लाजमी कर लीजिएगा 1.2 एक्सरसाइज के बाद और 1.3 से पहले जो कुछ है। ठीक है, अब बात कीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये मैं कर चुका हूँ सारे। नहीं, वो आप कर चुके हैं ना, बाकी बच्चों को तो कर लेना बेटा, हमें तो सबको लेके पढ़ाना है ना मैथ्स बेटा, एक एक को थोड़ी पढ़ाना है, सबको पढ़ाना है। ठीक है, तो आप फिर भी बहरहाल रीडिंग कर लीजिएगा उसमें, ताकि जो पॉइंट्स आए वो आपको परेशानी ना हो। सही है, अब यहाँ पे हम इसको लीव करेंगे क्लास को। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो जी, क्लास 9, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम सर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं।
उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है। अच्छा जी, 9th क्लास जो फर्स्ट चैप्टर आपने किया था इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, और सेकंड चैप्टर भी मिस ने करवाया होगा आपको, उनसे मेरी बात हुई थी। न्यूमेरिकल्स का वो कह रहे थे कि न्यूमेरिकल्स करवा दीजिएगा बच्चों को ना। तो मोल और एवोगैड्रो नंबर के न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे। सेकंड चैप्टर है आपका ये। सेकंड चैप्टर में न्यूमेरिकल्स, हो सकता है आपने किए भी हों, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ ना ये, अगर आपने कर ली हैं तो ये बुक ही की स्क्रीन शॉट है। बुक से पढ़ दूं न्यूमेरिकल है क्या। इसमें क्या है, प्रॉब्लम नंबर 1 देखें, लिखा हुआ है ये, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आपने मालूम करने हैं इन 50 ग्राम ऑफ ईच। एक सोडियम दिया हुआ है और एक वाटर दिया हुआ है, यानी H2O इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, और सोडियम इज अ सिंबल ऑफ, हाँ, Na इज अ सिंबल ऑफ सोडियम। ठीक है, इन दोनों के आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। अगर 50 ग्राम 50 ग्राम आपको दिया हुआ हो, 50 ग्राम आपके पास है, तो कितने इसके अंदर मोल्स होंगे। अच्छा, मोल होता है क्या है, पहले हम बात कर लेते हैं मोल्स। मोल होता क्या है ना, आप पढ़ चुके हो कि मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ बस। देखिए, किसी भी सब्सटेंस के अंदर कोई भी एलिमेंट है या कंपाउंड है, उसका जो एटॉमिक, उसके एटॉमिक जो मास है या मॉलिक्यूलर मास है या फार्मूला मास है, उसको अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट जाहिर कर रहे हो, तो वो कहलाएगा 1 मोल, उसे आप मोल कहते हैं। ठीक है ना, यानी अगर आप जो है वो किसी भी सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उसकी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप कहते हैं मोल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम H2O की बात करें, H2O इज अ कंपाउंड। ठीक है, ये कंपाउंड है, ये सब्सटेंस कंपाउंड है। अच्छा, इसकी मॉलिक्यूलर मास कितनी है, 18 ग्राम। इसकी मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकालना पड़ती है, कुछ जो फेमस है उनकी आपको याद भी हो जाएंगी, कोई मसला नहीं होगा। बाकी एटॉमिक मासेस जो है वो आपको याद होनी चाहिए, मैं आपको याद करवा दूंगा। शुरू की इनिशियली 20 कम से कम आपको याद होनी चाहिए ना, तो वो आप याद कर लोगे, ऑटोमेटिकली याद भी हो जाती है। जब आप पढ़ोगे एलिमेंट्स का जिक्र आएगा तो याद भी हो जाती है। अच्छा, तो अब वाटर जो है इसकी कर रहे हैं नहीं बिलोंग रूम में। जी बेटा, आवाज क्लियर नहीं है आपकी, बोले। अच्छा, क्वेश्चंस बाद में कर लीजिएगा जी। अच्छा, म्यूट करें, क्या मैं आगे बकवास। बेटा अपने माइक म्यूट कर रखा रे, माइक को म्यूट कर लें माइक बेटा, म्यूट बिल्कुल करे। म्यूट कर आगे लेंगे आगे बढ़े। जी। अच्छा, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ ईच, सोडियम में और वाटर यानी H2O। ठीक है, अच्छा, तो मोल्स क्या होते हैं, मैं आपको बता रहा था कि मोल क्या होता है, यानी किसी भी सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, ठीक है, उसकी जो एटॉमिक मास होती है या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास, ठीक है, उसको अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इक्वल होता है किसके, मोल के, 1 मोल के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें वाटर की, ठीक है, इसकी जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, 18, 18 यानी 18 AMU, एटॉमिक मास यूनिट 18 AMU। इसको अगर आप ग्राम में लिखते हैं, यानी अगर मैं लिखूं इसको 18 ग्राम, 18 ग्राम बोलूं अगर, ठीक है ना, तो ये बराबर होगा 1 मोल के। अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बराबर होगा 1 मोल के, यानी 18 ग्राम अगर वाटर है आपके पास, तो इसमें कितने मोल होंगे, 1 मोल, क्योंकि 18 ग्राम क्या है, उसकी मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, इस तरह अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम जो है इसका एटॉमिक मास 23 है AMU। अगर इस
23 को मैं AMU के बजाय ग्राम में रिप्रेजेंट करूं, इसको मैं ग्राम में लिखूंगा, यानी 23 ग्राम, तो ये बराबर किसके होगा, ये इक्वल होगा 1 मोल के। इसी तरह से कोई भी अगर कंपाउंड है उसकी अगर जो है वो 40 है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की मॉलिक्यूलर मास जो है वो 40 है AMU, अगर इसको मैं AMU के बजाय अगर मैं 40 ग्राम लिखूं, 40 ग्राम यानी 40 ग्राम, तो ये इक्वल होगा किसके, 1 मोल के, ये 1 मोल के बराबर होगा। तो मोल किसे कहते हैं, अगर आप किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड यानी किसी भी सब्सटेंस की एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो बराबर होता है 1 मोल के, वो इक्वल होगा 1 मोल के। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आपको दिया हुआ जनाब इसमें क्या, अब न्यूमेरिकल आप देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की तादाद मालूम करें। अगर 50 ग्राम आपको दिया हो, दो न्यूमेरिकल है ये, 50 ग्राम क्या दिया हो, सोडियम अगर आपको दिया हो, ठीक है, 50 ग्राम सोडियम आपके पास है। अब इसमें कितने मोल्स होंगे, अच्छा सोडियम की जो एटॉमिक मास है वो कितना है 23, ठीक है 23, तो 23 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, 1 मोल, 23 क्योंकि ये इसकी एटॉमिक मास है तो वो इक्वल होगा 1 मोल के। वो कह रहा है 50 अगर ग्राम दिया गया हो, 50 ग्राम हो, 23 ग्राम में तो हमें पता है कि 1 मोल के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि 23 उसका एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास है लिहाजा वो 1 मोल के बराबर होगा। अब उसने दे दिया हमें 50 ग्राम, तो 50 ग्राम पे जो है वो कितने मोल्स होंगे ये आपको मालूम करना है। अब इसमें बेसिक जो चीज है वो फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की तादाद मालूम करने का फार्मूला है, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर, मैं इसको जूम करता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का जो फार्मूला है वो क्या है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, यानी गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और फार्मूला मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है बेटा माइक म्यूट करना है। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस यानी जो मास आपको दी हुई है, जो गिवन मास है, मास आपको जो गिवन है उसको आप डिवाइड कर ले उसकी एटॉमिक मास से, जितनी भी हो वो, ठीक है, या फार्मूला मास, अगर कंपाउंड होगा तो फार्मूला मास होगी या मॉलिक्यूलर मास होगी, और अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास दी गई होगी आपको ना। अच्छा ये फार्मूला है, अब इसका हम डेटा बनाते हैं पहले, ठीक है, डेटा के अंदर क्या आ जाएगा जी, नंबर ऑफ मोल्स आपने मालूम करने हैं, तो यहाँ आपने क्वेश्चन मार्क डाल दी है, जो चीज मालूम करते हैं फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन मार्क डालते हैं उसके सामने ना, नंबर ऑफ मोल्स आपने मालूम करना है तो लिहाजा क्वेश्चन मार्क। अच्छा गिवन मास कितनी है, सोडियम की जो मास है 50 ग्राम है, देखिए दिया हुआ है, ये मास आपको दी हुई है, यही तो सवाल है उसका कि अगर इतनी मास हो, इतना सोडियम आपको दिया गया हो, 50 ग्राम आपको गिवन है। अच्छा एटॉमिक मास कितनी है, सोडियम की एटॉमिक मास 23, मैंने बताया भी था अभी 23 AMU में, देखें आपको दिया हुआ है AMU में 23 AMU, ठीक है, इसमें आपने मालूम करना है कितने मोल्स होंगे, बस सिंपल जस्ट आपने क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट किए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम 50 डिवाइडेड बाय 23, 50 कहां से आया, गिवन मास 50 है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की है 50 डिवाइडेड बाय 23, जब आप डिवाइड करोगे इसको तो 2.173 आ जाएगा, इतने मोल्स होंगे, यानी 2.173 नंबर ऑफ मोल्स इतने होंगे, ठीक है ना, ये हमारा राइट आंसर है ना। अच्छा इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर अब वाटर का मालूम करना है कि वाटर में जो है वो कितने होंगे, अगर 50 ग्राम पानी आपको दिया गया हो तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे ये आपने मालूम करना है। अब इसका भी डेटा बिल्कुल सेम बनेगा जैसे ऊपर वाले न्यूमेरिकल का बना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O ये आपने मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने मोल्स हैं पानी के, H2O इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, ठीक है, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा H2O। अच्छा फार्मूला मास ऑफ वाटर 18 AMU है, 18 AMU। अच्छा गिवन मास वही है 50 ग्राम, 50 ग्राम जो है वो गिवन मास है जो आपको मास दी गई है, दोनों के लिए गिवन मास यही है 50 ग्राम। अब इसमें आप क्या करोगे, फार्मूला आपका वही है 50 डिवाइडेड बाय 18, अब के आप जो है वो 18 से आप डिवाइड कर दोगे 50 को, क्योंकि 18 जो है वो हमारा न्यूमेरिकल जो है वो अब सोडियम नहीं है, अब हम वाटर का मालूम कर रहे हैं, तो वाटर की जो मॉलिक्यूलर मास है या फार्मूला मास वो 18 ग्राम है, तो 18 से डिवाइड करोगे आप, तो जब डिवाइड करोगे आप कैलकुलेशन तो 2.77 आ गया नंबर ऑफ मोल्स, इतने मोल्स होंगे किसमें, वाटर में, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स के न्यूमेरिकल हैं, आगे भी आ रहे हैं, हम आगे भी इसको मजीद करते हैं ना, फिर यही न्यूमेरिकल आपने रफ कॉपी में करने हैं खुद से, तो अच्छे से आ जाएगा फिर आपको। अच्छा देखिए आगे क्या कह रहा है ये, देखिए एक न्यूमेरिकल और दे रहा है ये, प्रॉब्लम नंबर 2, स्क्रीन के सामने देखें प्रॉब्लम नंबर 2 लिखी हुई है। अच्छा व्हाट इज द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ईच, ठीक है, आपने मास मालूम करनी है। अब न्यूमेरिकल थोड़ा चेंज है तो मोल का, लेकिन थोड़ा चेंज है, चेंज किस तरह से, व्हाट इज द मास, आपने मास मालूम करनी है, क्या मास होगी, कितनी मास होगी ऑफ 3 मोल्स ऑफ ईच, अगर 3 मोल दिए गए हो, नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है इस दफा, जबकि इससे पहले जो 2 न्यूमेरिकल्स किए हैं उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने थे आपको,
हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की तादाद मालूम करनी थी और मास गिवन थी। इस दफा आपको मास मालूम करनी है, मास कितनी होगी। अगर 3 मोल्स आपको दिए गए हों, इफ 3 मोल्स आर गिवन, किसके, एल्युमिनियम के, और सेकंड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। एल्युमिनियम Al इज द सिंबल ऑफ एल्युमिनियम विच इज द मेटल, और बी में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, विच इज द गैस। ठीक है, इन दोनों में आपने मालूम करना है कि कितने नंबर कितनी मास होगी। अच्छा, फार्मूला वही होगा, देखें वही फार्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और फार्मूला मास। यही फार्मूला होगा एज इट इज, बिकॉज मोल चाहे आपने मालूम करने हो चाहे मास मालूम करनी हो, फार्मूला एक ही यूज होगा। अब देखिए यहाँ डेटा बनेगा, यहाँ पर आपने डेटा बनाना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ये 3 मोल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, ये गिवन है नंबर ऑफ मोल्स, ये देखिए ऊपर आप 3 मोल्स दिए हुए हैं। अच्छा, एटॉमिक मास कितनी होती है, 27 ग्राम होती है। ये कहाँ से आई, ये आपको याद होनी चाहिए, या तो वो देता है न्यूमेरिकल ब्रैकेट में करके दे देता है कि जी इसकी एटॉमिक मास ये है, या आपको याद होगी, ये मैं याद करवा दूंगा आपको ना। इनिशियली 20 जो एलिमेंट्स हैं उनकी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, ये मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मास आपने मालूम करनी है एल्युमिनियम की। अब देखिए फार्मूला थोड़ा चेंज होगा, फार्मूला चेंज क्यों होगा, बिकॉज जो चीज मालूम करते हैं ना, जिसकी वैल्यू मालूम करते हैं उसको आइसोलेट करना होता है। तो यहाँ पर आपने क्या मालूम करना है, ठीक है, फार्मूले के अंदर जो गिवन मास है, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दूंगा अगर इसको, ये देखें, ये आपने मालूम करनी है गिवन मास, यानी मास कितनी होगी, ठीक है ना। जो चीज मालूम करते हैं उसको आइसोलेट करना होता है, अकेला करना होता है। तो यहाँ पर देखें इसके साथ जो वैल्यू है डिवाइड हो रही है, क्या ये डिवाइड हो रहा है, एटॉमिक मास या फार्मूला मास, इसको आप वहां ले जाएंगे, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके इक्वल के सेकंड तरफ आके यानी लेफ्ट हैंड साइड पे आके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आइसोलेट हो जाएगा, और आइसोलेट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू मालूम हो जाएगी। मैं इसको रफ कर दूं पहले, ये मैंने रफ कर दिया इसको, और फार्मूला देखें थोड़ा चेंज हुआ है, इसी से निकला है फार्मूला। तो यहाँ पर देखें मास ऑफ एल्युमिनियम, यानी गिवन मास का मतलब मास ऑफ एल्युमिनियम, किसकी मास मालूम कर रहे हैं, एल्युमिनियम की, तो गिवन मास का मतलब यही है, मास ऑफ एल्युमिनियम। अच्छा, मोल मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया, इसी फार्मूले से आपने एक नया फार्मूला ड्राइव किया। अच्छा, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास कितनी है एल्युमिनियम की, ये देखिए डेटा में आपने ऊपर लिखा है 27, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे 27 से, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 81 ग्राम आ जाएगा। तो मास जो होगी वो कितनी होगी, एल्युमिनियम की 81 ग्राम होगी, 81 ग्राम मास होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स 3 बनेंगे, यानी उसने मोल्स आपको दिए हुए थे और कह रहा है मास मालूम करें, तो मास आपने मालूम करी 81 ग्राम होगी जी आपके पास, एल्युमिनियम इतना ग्राम होगा तो 3 मोल उसके अंदर आएंगे, तो ये न्यूमेरिकल हो गया एक। अच्छा, इसके बाद देखें आगे आपको जो है वो और भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए, इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसको भी हम कर लेते हैं। अब आपने मालूम करना है कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास जो कंपाउंड दिया हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है 3 मोल्स हैं। अच्छा, फार्मूला मास कितनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, 44 ग्राम, ये निकाल के दिखाई होगी मिसने, तो 44 ग्राम होती है, ठीक है, ये याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, फेमस है, जो फेमस कंपाउंड है उनकी मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास आपको याद होनी चाहिए, जैसे वाटर है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये मैं एक जगह लिख के आपको दे दूंगा ना, तो कम से कम 10 या 15 के करीब मॉलिक्यूलर मास आपको जबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो फार्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम होती है। अच्छा, फार्मूला वही अप्लाई होगा, ये देखें, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय फार्मूला मास, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे। असल में कंपाउंड की फार्मूला मास होती है ना, कंपाउंड, और जो एक एलिमेंट होगा, ओनली एलिमेंट होगा, तो उसकी आप एटॉमिक मास की बात करेंगे। तो यहाँ फार्मूला मास इसलिए लिखा है बिकॉज कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 2 एलिमेंट मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है ना, ठीक है ना, C और O यानी ऑक्सीजन और कार्बन, ये दोनों मिले हैं, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और कार्बन का 1 है, तो ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो ये कंपाउंड है। अच्छा, तो इसकी फार्मूला मास कितनी होती है जी, 144, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 132 ग्राम, 132 ग्राम जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है, दिस इज द राइट आंसर। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी, 132 ग्राम, आपके पास इतनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 3 आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम न्यूमेरिकल चेंज कर रहे हैं, एवोगाड्रो नंबर पे आ जाएं, ये कुछ हो गया आपके मोल्स के न्यूमेरिकल्स, अब एवोगाड्रो नंबर पर आ जाएं। एवोगाड्रो नंबर के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो किस तरह से होंगे, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना।
देखें अब वही बात कर लेते हैं हम, एवोगैड्रो नंबर यानी किसी भी सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, कोई भी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, उसकी एटॉमिक मास या फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास जो कि बराबर होती है 1 मोल के, उसमें एटमों की तादाद, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स होते हैं। ये जो एटम की तादाद है ना, इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, इसको कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। यानी किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल किसके बराबर होता है? उसके एटॉमिक मास के या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास के, ठीक है। उसके अंदर एटम्स कितने होते हैं या मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, वो कितने होते हैं? ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। बात करना इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, ठीक है, फेमस है काफी ना वाटर, इसकी जो फार्मूला मास है वो कितनी है? 18 ग्राम, जो कि 1 मोल के बराबर है, ठीक है ना। तो 18 ग्राम, मैं आपसे कहूँगी इसमें कितने आइटम्स हैं, ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, जो है वो 18 ग्राम अगर आपके पास, जो कि 1 मोल के बराबर है, ठीक है, 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इतने होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। जिसका सोडियम है, सोडियम की एटॉमिक मास जो है वो 23 है, 23 ग्राम, जो कि 1 मोल के बराबर है, इज इक्वल टू 1 मोल। मैं आपसे कहूँ कि 23 ग्राम अगर आपको सोडियम है आपके पास, तो इसमें कितने एटम्स होंगे? तो आप कहेंगे सर कितने होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे इसके अंदर, क्योंकि ये उसकी एटॉमिक मास है या फार्मूला मास है, जो कि इक्वल है 1 मोल के। तो 1 मोल के इक्वल है फार्मूला मास या एटॉमिक मास, जो भी होगी, कितनी भी हो, उसके अंदर जो एटम की तादाद या मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी वो इतनी होगी। ये ध्यान में रखिएगा, 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब इसका देखिए न्यूमेरिकल हम करते हैं, इसका फार्मूला मैं आपको दिखाता हूँ, फार्मूला भी आपने देखना है। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं आपने। 9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, अगर 9 ग्राम अगर एल्युमिनियम आपको दिया गया हो, गिवन हो, तो कह रहा है इसमें कितने एटम्स हो, एटम की तादाद मालूम करनी है। अगर 9 ग्राम जो है वो एल्युमिनियम दिया हुआ हो, तो एटम्स कितने होंगे? तो एवोगैड्रो नंबर जो होगा, इसकी पहचान ये है इसके न्यूमेरिकल्स की, कि इसमें नंबर ऑफ एटम का जिक्र होगा, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जिक्र होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स, एटम की तादाद वो कहेगा मालूम करें या गिवन होगी, या मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करें या गिवन होगी। तो इसका मतलब वो एवोगैड्रो का न्यूमेरिकल है, उससे सॉल्व होगा। और अगर मोल का जिक्र आ जाए, इसका मतलब मोल का न्यूमेरिकल है। अगर आप देखें किसी न्यूमेरिकल है नंबर ऑफ मोल्स कह रहा है मालूम करने के लिए, या मोल दिया हुआ है, इसका मतलब वो मोल का न्यूमेरिकल है। अच्छा, बहरहाल अभी हम कर रहे हैं एवोगैड्रो का न्यूमेरिकल, कह रहा है नंबर ऑफ एटम मालूम करें अगर 9 ग्राम आपको एल्युमिनियम गिवन हो। अच्छा, अब इसमें पहले डेटा बनेगा, ठीक है। देखिए 27 ग्राम, 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम 27 ग्राम, ठीक है। इसमें कितने होते हैं एटम्स? 6.02 इंटू 10⁻23। अच्छा, इसके 2 मेथड हैं, इसके जो है 2 मेथड है, एक ये मेथड दिया हुआ है और एक आपका जो है वो ये मेथड दिया हुआ है ना, फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो फार्मूले से अगर आप करते हैं तो आसान हो जाएगा आपके लिए ना। ये देखें फार्मूला दिया हुआ है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये फार्मूला आपको दिया हुआ है। मैं इसको अगर पेन से अगर मैं आपको दिखा भी दूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये आपको दिया हुआ है फार्मूला, ठीक है, किस चीज़ का? एवोगैड्रो का। देखिए नंबर ऑफ एटम्स आपने मालूम करना है, अगर नंबर ऑफ एटम्स आपने मालूम करना है तो वो इक्वल किसके होगा? एन इज अ सिंबल ऑफ एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करें मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, मैं इसको रफ कर दूं जरा, मास ऑफ सब्सटेंस जो आपको दी हुई है, मास देखें आपको गिवन है, कितनी मास दी हुई है? 9 ग्राम, यानी 9 ग्राम आपको एल्युमिनियम की मास दी हुई है ना, 9 ग्राम, ठीक है। और एवोगैड्रो नंबर का सिंबल है एन, जो कैपिटल एन लिखा हुआ है और छोटा सा ए बना हुआ है, ये एवोगैड्रो नंबर का सिंबल है। और मास ऑफ सब्सटेंस आपको गिवन है और एटॉमिक मास, ठीक है। अगर देखा जाए ना, बहुत आसान फार्मूला है इसका भी ना, कोई नया फार्मूला नहीं है। ये देखिए, ये जो है ना, ये पार्ट वही है जो कि मोल्स का है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फार्मूला है वही है, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ये मोल का फार्मूला है। बस इसमें आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर से, एन ए लिखा हुआ है ना, तो आपको नंबर ऑफ एटम मालूम हो जाएंगे, वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ये आपके सामने फार्मूला है। आप देखें यहाँ पर आप वैल्यू पुट करते हैं, बस डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दें, नंबर ऑफ एटम्स आपको मालूम हो जाएंगे, वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स। जैसे एन है, एन किसका सिंबल है? एवोगैड्रो नंबर,
एवोगाड्रो नंबर का सिंबल है, और एवोगाड्रो नंबर कितना है मैंने बताया था आपको 6.1 मिनट। स्क्रीन सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ 1 मिनट जरा, अरे स्क्रीन 1 मिनट दोबारा कर लेते हैं इसको, दोबारा स्क्रीन शेयर कर लेते हैं अभी 1 मिनट। ठीक है बेटा, आवाज ना है ना सर। 1 मिनट, क्वेश्चन बाद में कीजिएगा। नाइन्थ केमिस्ट्री, जी चलो ये न्यूमेरिकल था आपका एवोगाड्रो नंबर का। इसको मैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ले आता हूँ, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो 6.02 इंटू 10⁻23 और मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। फॉर्मूले को आप देखें, मास ऑफ सब्सटेंस 9 और 6.02 इंटू 10⁻23 और इसको डिवाइड कर दिया आपने 27 ग्राम का। बेटा म्यूट कर लें, ठीक है, माइक को आप म्यूट कर लें तो आपको आवाज क्लियर आएगी। ये देखें, ये आपने जो किया ना, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन की, तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की है। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर कुछ आ जाएगा 2.006 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। इसमें होंगे इतने एटम्स होंगे, एटम की तादाद इतनी होगी। अगर आपको 9 ग्राम एल्युमिनियम गिवन होगा, ठीक है, 9 ग्राम अगर आपको देगा तो इसमें इतने एटम्स होंगे। अच्छा, इससे ही रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स भी हैं, ये देखें, इससे रिलेटेड सेकंड न्यूमेरिकल दिया हुआ है एवोगाड्रो से रिलेटेड, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2 देखें, ये स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। ये आपने इस दफा मालूम करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर 9 ग्राम यानी 9 ग्राम आपको कार्बन डाइऑक्साइड गिवन हो, तो इसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करनी है। गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके एटम्स ही होंगे, इसके मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब आपने मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करनी है, फार्मूला वही है, ठीक है। अब इसमें अगर हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे इसका सोल्यूशन होगा। ये देखें, फार्मूला आपके सामने, डायरेक्ट फार्मूले पर आ जाएं, बिकॉज 2 मेथड हैं इसके ना। बाय फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, बाय द फार्मूला। तो फार्मूला वही है जो हमने इससे पहले किया है। जो नंबर ऑफ एटम मालूम किए थे एल्युमिनियम के अंदर, वही कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर का सिंबल क्या है? एन। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है ये सिंबल है एन। ए जो लिखा है ना, छोटा सा ए लिखा हुआ है, तो कैपिटल एन और इसके नीचे लिखा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में ए। तो ये जो है सिंबल है एवोगाड्रो नंबर का। अच्छा, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय फार्मूला मास, ठीक है। ये आपका फार्मूला है जो इससे पहले हम यूज कर चुके हैं ना। अच्छा, अब इसमें आप वैल्यू पुट करनी है बस आपने। तो नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की मास कितनी है? 9 ग्राम। ये दिया हुआ है आपको, गिवन मास जैसे आप कहते हैं ना, गिवन मास या मास ऑफ सब्सटेंस। 9 आपको दिया हुआ है। फार्मूला मास कितनी है? 44 ग्राम, ठीक है। ये आपको फार्मूला मास दी हुई है 44 ग्राम। ये फार्मूला मास किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड की। ये आपको गिवन होगी या मैं आपको याद करवा दूंगा। ये आप याद कर लो, जो फेमस है कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया आपको, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर। और इसके अलावा कुछ और भी मशहूर हैं यानी फेमस हैं, वो उनकी फार्मूला मास जो है वो आप याद कर लेना, तो जरा आसान हो जाएगा। अच्छा, जब कैलकुलेशन करोगे आप तो ये आ जाएगा 1.231 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर 9 ग्राम यानी 9 ग्राम आपको कार्बन डाइऑक्साइड गिवन होगी, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उसमें इतने होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। तो ये एक सवाल आपने और किया है। अच्छा, इसमें आगे थोड़ा चेंज अगर आ रहा है तो वो मैं करवाता हूँ फिर। चलें, ये थोड़ा चेंज है। ये एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल नंबर 3। अच्छा, कैलकुलेट द मास, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम। देखिए मैं एक बार दोबारा बता दूं, ये हम चैप्टर नंबर 2 जो है आपका, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। जो बच्चे नए जिन्होंने ज्वाइन किया है अभी, चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, और जिन्होंने क्लास ली थी फिजिकली तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। और जिन्होंने क्लास ली थी फिजिकली तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। और जिन्होंने क्लास ली थी फिजिकली तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। और जिन्होंने क्लास ली थी
और जो आज फर्स्ट क्लास ले रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लाजमी है, क्योंकि इसके पीछे बैकग्राउंड है, जो थ्योरी है वो आपने नहीं पढ़ी होगी तो लाजमी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप समझोगे तो लाजमी आप नहीं कर पाओगे ना। अच्छा, तो कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम, एक एटम अगर आपको दिया गया हो कार्बन का तो उसके इन ग्राम, तो आपने क्या मालूम करना है, मास मालूम करनी है अगर एक एटम दिया गया हो। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एटम गिवन है, इसके अंदर मास मालूम करनी है। इससे पहले आपने मास मालूम की थी, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम कर रहे थे और मास गिवन थी। इस दफा आप जो है वो मालूम कर रहे हैं नंबर ऑफ, यानी मास मालूम कर रहे हैं और एटम आपको गिवन है और एक एटम दिया हुआ है। फार्मूला वही यूज होगा, देखें ये फार्मूला है आपके सामने, इसको आप थोड़ा सा आइसोलेट करोगे, जो फार्मूला है आपको मालूम है उसको आइसोलेट करना होगा। ठीक है, नंबर मास ऑफ वन एटम, यानी इधर आ जाएंगे, ऊपर आप आ जाते हैं, तो इस फार्मूले के अंदर मैं आपको बता देता हूँ इसको आइसोलेट किस तरह से करोगे आप। ठीक है, मास मालूम करनी है, इस दफा आपने ये मालूम करना है, जो मैंने टिक किया है ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो चीज़ मालूम करते हैं तो उसके साथ जो बाकी वैल्यू होती है उसको आप सेकंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले जाते हो ना, सेकंड तरफ जो साइड है आपका, जो आपको गिवन है वहाँ। अब सेकंड साइड क्या है आपका, सेकंड साइड ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या यहाँ पर नंबर ऑफ एटम भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आप क्या करोगे, ये डिवाइड हो रहा है फार्मूला मास, इसको मान ले जाओगे, जो चीज़ यहाँ एक तरफ डिवाइड होती है सेकंड साइड आके वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये यहाँ पर आके इसके साथ नंबर ऑफ एटम के साथ या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा बाकी देखें इसके साथ और क्या है, इसके साथ ये एवोगाड्रो नंबर है, ये एन लिखा है ना, इसको भी आप लेके जाओगे लेफ्ट हैंड साइड पर, इसको भी आपने शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर ये हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई का साइन लिखा हुआ है, तो ये वहां पर आके डिवाइड हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा फार्मूला, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अच्छा अब देखें यहाँ पर इन्होंने आइसोलेट किया हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये फार्मूला देखें आइसोलेट कर दिया है, ये रहा फार्मूला। आइसोलेट करने के बाद जो मैंने अभी समझाया था वो ये हुआ हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम बराबर होगा किसके, एटॉमिक मास इन ग्राम। ठीक है, एटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम इस तरह से मालूम हो जाएगा, एटॉमिक मास इन ग्राम और हाँ एवोगाड्रो नंबर, इससे आप डिवाइड करोगे। अच्छा इसमें इसमें एक चीज जो है वो और थी ना, एक चीज इसमें और थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी था इसके अंदर, ये नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम इसमें नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ एटम आपको 1 दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है इसलिए लिखा नहीं इसको ना, इसको शो नहीं किया हमने इस फार्मूले के अंदर, नंबर ऑफ एटम को इसलिए हमने शो नहीं किया। चाहे तो आप लिख दें क्योंकि वो 1 है, देखो 1 एटम दिया हुआ है ना इसमें, एक एटम जो है अगर आपको दिया गया हो तो उसकी कितनी मास होगी, कार्बन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए लिखा नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला ये होगा एटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये बुक में आप देखिएगा, ये सब मैंने बुक से ही कॉपी किया है ना, तो वहां से आप देखें, उसको रिपीट कीजिएगा, एक बार रिवाइज करें, आप बुक से देखें, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कीजिएगा फिर आप। तो इसको आपने डिवाइड किया, एटॉमिक मास कार्बन की कितनी होती है, एटॉमिक मास जो है वो 12 होती है, ये लिखी हुई है नीचे 12, और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर ये 6.02 इंटू 10⁻23 ये लिखा हुआ है। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे 12 को डिवाइड करोगे 6.02 इंटू 10⁻23 तो ये आ जाएगा कुछ 1.993 ये आ जाएगा, और 10⁻23 को आप ऊपर ले आओगे तो पावर इसकी हो गई माइनस में, ये देखिए इसको ऊपर लेकर आ गए बिकॉज ये नीचे था। कैलकुलेशन किया आपने किसके दरमियान, 12 को डिवाइड किया है 6.02 से, इन दोनों को डिवाइड किया है बस, तो 1.993 आ गया, और 10 ये नीचे था आपको मालूम है, ऊपर लेकर आ जाएंगे इसको आप, तो इसके साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर इसके साइन हो गए -23। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो एक ये भी न्यूमेरिकल है आपको जो दिया हुआ है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं। अब इसमें मजीद न्यूमेरिकल्स मैंने शामिल किए हैं, एक न्यूमेरिकल शायद और है इसका, फिर इसको हम वाइंड अप करेंगे ना। अच्छा इसमें कह रहा है जनाब ये कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब इसमें देखें 1 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, जिस तरह इससे पहले जो न्यूमेरिकल था उसमें एक एटम दिया हुआ था, इसमें एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है वाटर का, तो उसकी मास मालूम, अगर एक एटम दिया हो तो उसकी मास कितनी होगी, कितना वाटर आपको गिवन होगा, वाटर कितना होगा आपके पास अगर एक एटम। ठीक है, तो इसमें भी आपने फार्मूले को आइसोलेट करना है, ये देखें आइसोलेट कर दिया है इन्होंने, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये फार्मूले को आइसोलेट किया है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल।
ठीक है, आपने मास मालूम करनी है तो ये फार्मूला आइसोलेट हो गया, ये आइसोलेट करने के बाद ये फार्मूला बना है, ठीक है। अच्छा, अब फार्मूला मास इन ग्राम, फार्मूला मास इन ग्राम 18 है, यानी वाटर की जो फार्मूला मास होती है वो 18 होती है, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट की, और एवोगाड्रो नंबर जो है वो 6.02, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, इन दोनों को आपने डिवाइड करना है बस, तो आपको मास मालूम हो जाएगी। एक अगर मॉलिक्यूल दिया गया हो, वाटर का एक मॉलिक्यूल अगर आपको गिवन होगा तो उसकी मास निकल आएगी, तो इसको आपने डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद 2.90 इंटू 10 पावर -23 ग्राम जो है वो मास आ गई, ठीक है, वाटर की। इससे भी 10 पावर जो 23 है उसको ऊपर लेकर आए तो माइनस में हो गई, ठीक है। तो ये आपने किया है, और ये सारा मैंने कॉपी से किया है जो, जी बेटा बोले। सर आपने इस कौन से चैप्टर के करवाने हैं? सेकंड चैप्टर बेटा आप के लेट मुझसे आए, मेरे नोट ख्याल नहीं में दिए थे। नोट पढ़ा दिया था मेरे ख्याल में आपको, मिस्टर मुझे बताया था कि मैंने स्टडी जो है वो रीडिंग करवा दिया, समझा भी दिया है, न्यूमेरिकल्स रह गए, तो न्यूमेरिकल्स आप करवा दिया, आप शायद लेट आपने ज्वाइन किया हो, मैं आपको नोट्स सर दे आप दूंगा। चल, सर मिस ने थर्ड चैप्टर के कराए थे, सेकंड चैप्टर के नहीं कराए थे। क्या क्वेश्चन आंसर? जी जी, उन्होंने नोट्स दिए थे, वो हमने कर लिए। अच्छा अच्छा, हाँ नोट्स दिए थे शायद, ठीक है ठीक। तो ये सर सेकंड चैप्टर नहीं हुआ था, पहला चैप्टर हुआ था। फर्स्ट हो गया था और सेकंड सेकंड नहीं हुआ था, थर्ड के नोट्स दिए थे। थर्ड के नोट्स दिए थे, हाँ। अच्छा चलो ठीक है। फिर ये न्यूमेरिकल्स आप देखिएगा बुक में, सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, मोल और एवोगाड्रो के, इसकी थ्योरी मैं एक बार करवा दूंगा, जी सर। इसकी थ्योरी जो है यानी सेकंड चैप्टर वो मैं करवा दूंगा, चलें ठीक है। तो इसमें ये नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का तरीका और एवोगाड्रो नंबर मालूम, या एक सेशन में करवाया होगा, मैं एक सेशन का बता रही थी शायद ना कि मैंने करवा दिए हैं, लेकिन नोट्स नहीं दिए थे आपको सेकंड चैप्टर के, चले वो तो पीडीएफ फॉर्म में आपके पास आ जाएगी ना। तो बहरहाल इसको थोड़ा समझें और खुद से करें न्यूमेरिकल्स को, और इसकी थ्योरी जिन बच्चों ने नहीं की है मैं अगली क्लास के अंदर पहले थ्योरी करवा दूंगा, चलें सर ये उन करने बच्चों का को, ठीक है ना। सर अभी जो है ना देते 10 हैं मिनट थोड़ा। बाकी है मीटिंग के आपके। तकरीबन 18 हो रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इसके जो है वो आपने प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस करनी है, फेयर में नहीं करना है न्यूमेरिकल्स, ये आपने पहले आप थ्योरी यानी क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स या इसके जो एमसीक्यूज हैं वो हम करेंगे, ठीक है। ओके सर। तो आज हम इतना रखेंगे, अभी मैं आपसे क्वेश्चंस कर लेता हूँ, कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आज यहीं तक जो है वो पढ़ाना था, एटम की तादाद यानी एवोगाड्रो नंबर और नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का तरीका, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अच्छा मुझे जरा ये बताइएगा, कोई स्टूडेंट ये बताए कि वाटर जो है, जो पानी है, ये एलिमेंट है या कंपाउंड है? वाटर जो है वो एलिमेंट है या कंपाउंड है? जी कंपाउंड है। हेलो, एलिमेंट है। और कोई? कंपाउंड है, ठीक है ना, मैं बता दूं आपको कंपाउंड है, अभी मैंने बताया भी था आपको कि ये कंपाउंड है, वाटर जो है वो कंपाउंड है, बिकॉज ये दो एलिमेंट से मिलकर बनता है ना। अच्छा केमिकल फार्मूला क्या है वाटर का? केमिकल फार्मूला क्या है? द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर किसी को पता है? छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने। H2O, ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। अब कोई स्टूडेंट ये बताया कि H क्या है और O क्या है? H और O क्या है यहाँ पर ना? H और O क्या है? सर हाइड्रोक्साइड। H जो है वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, और O ऑक्सीजन ऑक्सीजन ठीक है, बिल्कुल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बनता है ना, ये तो आपको मालूम होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फॉर्मूला पता है किसी को? नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फॉर्मूला देखिए स्क्रीन पे आ भी रहा होगा, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फॉर्मूला। जी सर पता है। गिवन मास हाँ। ऑफ सब्सटेंस अपॉन जी एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास। जी बिल्कुल सही है, यानी नंबर ऑफ मोल्स अगर आपने मालूम करने हैं तो गिवन मास यानी जो आगे मास को भी करेगा न्यूमेरिकल। जो मास आपको अरे दी हुई है करूंगा थोड़ी अभी जब तक डिवाइड दूसरा करेंगे चैप्टर फॉर्मूला करने का मास ये से। कर लेना, आपको थ्योरी करवा दूंगा। बेटा आवाज आ थ्योरी रही है ना मतलब इस पे ना?
हाँ थ्योरी में करवा दूंगा, ये रफ में करना है फिलहाल आपने, ये रफ में करना है, तो क्वेश्चन आंसर मैं इंशाल्लाह आपको सेंड करूंगा ना, ठीक है। तो अच्छा अब ये बताइएगा, Okay, sir. कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ CO2. कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, गुड, CO2। अच्छा यहाँ पर C क्या है? C Carbon is the dioxide. abbreviation, कार्बन, ओनली कार्बन, ठीक है। अच्छा कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन पता है किसी को? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12th है, ठीक है, 12th है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। अच्छा याद रखिएगा 12th, अच्छा यानी 12। अच्छा अब ये बताइएगा आप, एवोगैड्रो नंबर, इसकी तादाद क्या होती है? एवोगैड्रो नंबर जो है कितना है? एवोगैड्रो नंबर किसी को पता है? एवोगैड्रो नंबर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? Yes, sir. हो रही है? Yes sir, हो रही है। अच्छा बताएं जरा एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर किसी को पता है? मैंने बताया था अभी कि एवोगैड्रो सर मैं नंबर इतना, बताऊं, बताएं बेटा। 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। जी गुड, जबरदस्त। 6.02 इंटू 10⁻23। कितने एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर? किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में, और एक मोल किसके बराबर होता है? उसके एटॉमिक मास के या फार्मूला मास के। यानी कार्बन जो है इसका एटॉमिक मास 12 है, 12 ग्राम, और ये बराबर है एक मोल के। तो मैं आपसे कहूँ कि 12 ग्राम कार्बन में कितने आइटम्स होंगे, तो आप कहेंगे सर 6.02 इंटू 10⁻23, क्योंकि उसकी हाँ एटॉमिक मास है। किसी भी एटॉमिक मास, किसी के 18 है अगर 18 ग्राम है, तो 18 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स? 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये तादाद याद रखिएगा, एवोगैड्रो नंबर की तादाद को आप याद रखें ना, ठीक है। और कुछ फार्मूला मास जो मैंने बताई वो याद रखें। इसके इंशाल्लाह फिर इसके अंदर जो लॉज हैं वो हम पढ़ेंगे, लॉज हैं, और जो इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में दिया हुआ चलने, वो मैं दोबारा बता दूंगा आपको ना, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे कम आ रहे थे उस वक्त, शायद इसलिए सारे बच्चों ने काम नहीं किया होगा ना। तो ठीक है, फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं अभी, और फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलते आप हैं। भेज देंगे? हाँ मैं इससे डिस्कस करके ना फिर इसको मैं सेंड करता हूँ फिर आपको, Yes, sir. ठीक है। हाँ सर, डिस्कस करने के बाद फिर Sir से पूछ सर। तो सर इतना थर्ड रखते हैं। चैप्टर के जो नोट्स हैं, थर्ड को बाद में देखेंगे, थर्ड को देखते हैं बाद थर्ड में। अभी नहीं करें। नहीं अभी थर्ड अगर आपने नहीं किया छोड़ दें अभी, हम पहले सेकंड करेंगे सही। उसके बाद थर्ड पे आते हैं फिर। सर ओके सर। ओके चलो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। हाँ जी सर, अल्लाह हाफिज। सर बच्चों अब सर चले गए, अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज।